रहमान मैक्रोमोलेक्यूल के टॉपिक्स में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटीन एंड रोल ऑफ एंजाइम एज अ बायो कैटलिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मैक्रोमोलेक्यूल का। सो मैक्रोमोलेक्यूल्स, अ जॉइंट मॉलिक्यूल विच इज ऑफन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मैक्रोमोलेक्यूल। पॉलीमर क्या होगा? A large molecule built up by the repetition of small and simple chemical units is called polymer. This is a definition of polymer. And monomer, small unit or simple molecule from which a macromolecule is formed is called monomer. Mean number of monomers मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? पॉलीमर फॉर्म करेंगे। और जो एक जॉइंट मॉलिक्यूल होगा जो कि ऑफन पॉलीमर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलेक्यूल। अब इसको आप यूं अंडरस्टैंड कीजिएगा, लाइक दिस इज विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड के हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज अ पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब इसमें मोनोमर क्या होगा? मोनोमर को हम इसमें मार्क करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में पॉलीविनाइल क्लोराइड में मोनोमर क्या है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये मोनोमर है और इसका ये रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर। और नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलेंगे तो एक पॉलीमर बनेगा और पॉलीमर को ही हम मैक्रोमोलेक्यूल कहते हैं। नाउ प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड का है। बहुत सिंपल पॉइंट यहाँ मेंशन किया मैंने, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड मीन अगर हम अमाइनो एसिड की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें प्रोटीन मिलती है। अगर हम अमाइनो एसिड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइनो एसिड से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। सो ग्रीक वर्ड प्रोटियस मीन प्राइम इंपॉर्टेंस। अकरेंस, प्रोटीन अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट इन मसल, स्किन, हेयर, अदर टिश्यूज that make up the bulk of the non-bony structure of the body. Composition of protein. All proteins contain element carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. ज़्यादातर प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन उनमें ये चार एलिमेंट तो लाजमी होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होंगी जिसमें सल्फर हो सकता है और अदर एलिमेंट बहुत कम आपको मिलेंगे। मेजर ये चार एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। They may also contain phosphorus and trace of other elements like iron, copper, आयोडीन, मैग्नीज, सल्फर और जिंक। ये बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ज़्यादातर इसमें ये चार एलिमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर। ये प्रोटीन की क्लासिफिकेशन फिजिको केमिकल की बेस पर है। इसको हम क्लासीफाई करते हैं सिंपल, कंपाउंड और ड्राइव्ड। सिंपल यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें सिर्फ अगर अमाइनो एसिड मिले या उनके डेरिवेटिव तो वो सिंपल है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लेगुमिन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन्स। कंपाउंड, प्रोटीन्स इज अटैच्ड और कॉन्जुगेट टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोटीन। एग्जाम्पल इज द फॉस्फोप्रोटीन। And dry protein, derived from the simple and conjugate protein, proteases, enzymes, peptones जो हैं, these are the example of the derived protein. So this classification is based on physicochemical properties. Classification of proteins on the basis of structure. इससे पहले हमने फिजिकोकेमिकल की बेस पर हमने किया, स्ट्रक्चर की बेस पर क्लासिफिकेशन है। 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। सो इफ अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड का चेन में होगा तो प्राइमरी होगी। अगर रेगुलर कॉलिंग और जिगजैगिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान अगर होगी तो वो सेकेंडरी होगी। और अगर 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होगी तो टर्शरी है। और अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो क्वाटरनरी प्रोटीन होगी। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। आपको नजर आ रहा है ये प्राइमरी प्रोटीन है और आपको ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सेकेंडरी प्रोटीन है, ठीक है। और आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द अमाइनो एसिड एट डिफरेंट लोकेशन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन में ये अल्फा हेलिक्स है। और इसमें आप देख रही हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप और नाइट्रोजन के दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है। ये प्लेटेड शीट है। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शरी की है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में आपको 4 आरएन नजर आ रहे हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वाटरनरी प्रोटीन।
नेक्स्ट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन और डिसरप्शन ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचर कैसे हो सकती है? हीट को चेंज करें तो डीनेचर हो सकती है, या पीएच को चेंज करने से डीनेचर हो सकती है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशंस पर प्रोटीन डीनेचर हो सकती है। जैसे एग्जांपल, change that takes place in the albumin, the principal component of egg white when it is cooked, ये डीनेचर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल होगी। इन दिस पार्टिकुलर केस द चेंज इज इरिवर्सिबल, चेंज होगी वो इरिवर्सिबल होगी। सो ये नॉर्मल प्रोटीन है। अगर इसकी डीनेचुरेशन हो, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो ये डीनेचर्ड प्रोटीन है। ये रीनेचुरेशन हो सकती है, रीगेन एक्टिविटी, अगर इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर लॉस है तो ये रीनेचर हो सकती है। सम कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये रीनेचर होती है, बट हर डीनेचर प्रोटीन रीनेचर नहीं होती। नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियर प्रोटीन सर्व एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटरी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। मैनी प्रोटीन्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इसकी, इंपॉर्टेंस है। लेदर मेड बाय टैनिंग ऑफ हाइड्स। जेलेटिन और कैसीन की फॉर्मेशन में भी प्रोटीन जो है वो यूज होती है। MCQs, based on the physico-chemical properties, proteins may be classified into the following types: simple, compound, derived या all of the above. So तीनों टाइप में हम प्रोटीन को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, और स्ट्रक्चर की बेस पर हम 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। Proteins which are derived from simple and conjugate proteins are albumin and globulin. Now ये सिंपल प्रोटीन की एग्जाम्पल है। लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ये कंपाउंड की है। पेप्टॉन्स एंड ओलिगोपेप्टाइड्स, यस ये ड्राइव्ड प्रोटीन है, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है आपके सामने मेंशन की MCQs में, दीज आर द ड्राइव्ड प्रोटीन्स। तो ड्राइव प्रोटीन्स इसमें कौन सी होंगे? पेप्टॉन्स और ओलिगोपेप्टाइड्स जो हैं दे आर डिराइव्ड प्रोटीन। Next question. 3-dimensional twisting and folding of polypeptide chain is called primary protein, no. Secondary protein, no. Tertiary protein, yes. So tertiary protein की ही ये हम इसको डिफाइन करते हैं। 3-dimensional twisting and folding of polypeptide chain is called tertiary protein. Next is the enzyme as a biocatalyst. Enzymes are biological catalyst है, may speed up a reaction by the factor 10⁻20 तक एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। The protein component of enzyme is called apoenzyme and the non-protein component is called coenzyme. Important inorganic cofactor along with their respective enzymes are in chromoxidase, zinc carbonic anhydrase and magnesium glucose 6-phosphatase. While naming the enzyme suffix ASE हम ऐड करते हैं। अब जितने भी एंजाइम देखेंगे उसके उनके नेम के एंड पर आपको हमेशा ASE मिलेगा, यूरिएज, लाइपेज, ठीक है, added to the name of the substrate on which the enzyme act. Role of enzyme as a biocatalyst: metabolism. Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organism in order to maintain life. There are 2 types of metabolism. Number 1 is the anabolism and number 2 is the catabolism. तो सबसे पहले हम देखते हैं anabolism. Anabolism include the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized and it is usually endothermic. ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि एनाबोलिज्म एंडोथर्मिक है या कैटाबोलिज्म एंडोथर्मिक है। तो याद रखिएगा एनाबोलिज्म जो है ये एंडोथर्मिक है, जिसमें बायोकेमिकल, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होती हैं, उन्हें हम एनाबोलिज्म कहते हैं, और इट इज एंडोथर्मिक। एंड द सेकंड वन इज द कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड इज यूजली एक्सोथर्मिक. जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होंगे तो एनर्जी रिलीज करती हैं, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक. सो कैटाबोलिज्म एक्सोथर्मिक एंड एनाबोलिज्म इज द एंडोथर्मिक एनर्जी अब्सॉर्ब. Biocatalyst. Enzymes are crucial to the metabolism because they act as a biocatalyst up speed and regulate the metabolic pathway. Enzymes are proteins that catalyze, mean speed up biochemical reaction and are not changed during the reaction. Reaction के दौरान वो change नहीं होते. Role of enzyme as a biocatalyst में next हम देखते हैं substrate and products. The molecule at which the enzyme act are called substrate. और आपको याद होगा अल्काइल हैलाइड में भी हमने यही पॉइंट सबस्ट्रेट का अंडरस्टैंड किया था। न्यूक्लियोफाइल जिस पे अटैक करता है वो सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर सिर्फ वर्ड क्या है, एंजाइम जिस पे अटैक कर रहा है वो सबस्ट्रेट है. एंड एंजाइम कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट मॉलिक्यूल
कॉल्ड प्रोडक्ट। सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनते हैं और एंजाइम और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है। इसमें हम मॉडल स्टडी करेंगे लॉक एंड की मॉडल। 1894 एक जर्मन केमिस्ट ने proposed the lock and key model. According to this model, both enzyme and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another. This model explains enzyme specifically. जैसे यहाँ पर देखें, ये enzyme ये इसकी एक्टिव साइट है, ये substrate, enzyme substrate complex बन गया और enzyme और product की formation होगी। नेक्स्ट है induce fit model. In 1858 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने suggest किया था modification to लॉक एंड की मॉडल को एंड प्रपोज इंड्यूस फिट मॉडल। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रेदर इज मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स एक्शन। कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होंगी, मीन कि वही स्ट्रक्चर जिस पर वो आकर फिट हो सकते हैं, बल्कि वो मोल्ड हो सकती हैं टू परफॉर्म इट्स एक्शन। इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल। ये MCQ से पूछा जाता है कि इंड्यूस फिट मॉडल जो है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है या लॉक एंड की मॉडल। याद रखिएगा, इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए। जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, अब यहाँ पर ये इस पर जब अटैच होगा तो आप देखिए इसकी शेप उसके अकॉर्डिंग जो चेंज, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एक्टिव साइट चेंज इट्स शेप, एक्टिव साइट ने अपनी शेप को चेंज किया है। सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस फिट मॉडल। Properties of enzymes, specificity. Enzymes are specific in their action. एक एंजाइम अगर एक रिएक्शन में यूज हो रहा है दूसरे रिएक्शन में यूज नहीं होगा। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स विद फ्यू एक्सेप्शंस आर प्रोटीन इन नेचर। डायरेक्शन ऑफ एंजाइम, मोस्टली एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल होती हैं। आइसो एंजाइम, दीज आर द एंजाइम्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन, जो सेम ऑर्गेनिज्म से और सेम रिएक्शन को कैटलाइज करें, बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। केमिकली और फिजिकली एक दूसरे से जो डिफरेंट होती हैं उन्हें हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। एग्जाम्पल अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसो एंजाइम्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम कंसंट्रेशन। याद रखिएगा रेट एंजाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट के, ठीक है, अंडर रूट एंजाइम के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर, इट इज बेस्ट अराउंड 37 डिग्री सी फॉर एनिमल और 60 डिग्री सी फॉर प्लांट, एंड दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एनिमल एंड प्लांट के लिए। दोनों टेम्परेचर याद रखने हैं, एनिमल एंजाइम के लिए 37 एनिमल के लिए और प्लांट के लिए 60 डिग्री सी है। इफेक्टिव पीएच, ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ये अपना मैक्सिमम वर्क कर रही होती हैं, आउटपुट देती हैं। अदर सब्सटेंसेज एक्टिवेटर्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज which increases the enzyme activity. Magnesium, zinc ions are the activators for phosphatase, and carbonic anhydrase जो भी मैंने पीछे आपको बताया इसका respectively inhibitors are the substance which reduce the enzyme activity. जो enzyme activity को inhibit करते हैं उन्हें हम inhibitor कहते हैं। Radiations inactivated by exposure to the ultraviolet light. याद रखिएगा enzymes हैं ये inactive होती हैं, बीटा रेज, गैमा रेज एंड एक्स रेज से एंजाइम इनएक्टिवेट होंगे एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज, बीटा रेज या गैमा रेज और एक्स रेज से। इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, डायग्नोस ऑफ डिजीज के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज रेज्ड इन रिकेट्स, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज या LDH1 इज रेज्ड इन हार्ट डिजीज। ये दोनों एंजाइम डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, एज अ ड्रग के तौर पर जो एंजाइम यूज हो रहा है, थ्रोम्बिन इज यूज्ड लोकली टू स्टॉप ब्लीडिंग, ये एज अ ड्रग है। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए L एस्पराजिनेज हैज प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। सो L एस्पराजिनेज जो है ये एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर एंजाइम यूज होगा। सो 3 कैटेगरीज आपने याद रखनी है, एज अ ड्रग, एज अ ट्रीटमेंट एंड एज अ डायग्नोज के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे। नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स विद एन एंजाइम एंड डिक्रीजेस इट्स एक्टिविटी। जो एंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं उसे हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिशन कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द interaction formed between the inhibitor and the enzyme. So type of inhibition, irreversible and reversible. So irreversible when the inhibitor react and form strong covalent bond. जब
स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हुए द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, इट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल इनहिबिशन एंड इट इज स्टेबल एंड इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है। और सेकंड है रिवर्सिबल, द इनहिबिशन इन विच द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्टोर्ड एंड इज कॉल्ड द रिवर्सिबल इनहिबिशन। यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी रिस्टोर हो तो उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। इसकी भी फर्दर टू टाइप्स हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन की। नंबर वन है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। So what is competitive inhibition? Competitive inhibitor resembles the substrate. It can bind to the enzyme in the same way that the substrate does. जैसे substrate bind करते हैं उसी way में ये competitive inhibitor जो हैं ये bind करती हैं. When present in the active site in the inhibitor prevent the normal substrate from binding. Normal substrate को bonding में से प्रिवेंट करती हैं। सो इस इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? द इफेक्ट ऑन इनहिबिटर इज ओवरकम बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल सबस्ट्रेट। नॉर्मल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम करोगे तो आप इसके इफेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होगी? नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आल्सो रिड्यूसेस द एंजाइम एक्टिविटी। द इनहिबिटर यूजुअली बाइंड्स एट अ सेपरेट साइट। यहाँ पर एंजाइम जो है ये सेपरेट बाइंडिंग साइट पर, एक्टिव साइट पर नहीं बाइंड करता बल्कि सेपरेट बाइंडिंग साइट पर ये बाइंड करता है। इट डज नॉट बाइंड एट द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे बाइंडिंग करेगा। व्हेन इनहिबिटर बाइंड्स एट अ सेकंड साइट, मीन जो नॉन एक्टिव साइट होगी, इट चेंज द शेप, ये शेप को चेंज करता है एंजाइम की, सो दैट द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज चेंज एंड सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बॉन्ड टू द एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के साथ वो नो लॉन्गर बॉन्ड की फॉर्मेशन द्वारा उनकी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कुछ एंजाइम्स की देखती हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और उनकी एक्सप्लेनेशन, जैसे फूड इंडस्ट्री है। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड या बंस etc में। बेवरिंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स. The products are used yeast for the fermentation to produce alcohol. Paper industry में enzyme break starch to lower its viscosity that binds in making paper. Biological detergent में protease enzymes are used for the removal of protein stains from clothes. Amylase enzyme are used in dishwashing to remove the resistant starch residue. So दोनों enzyme आप याद रखनी है। protease enzyme जो है वो स्टेन पार्टिकल रिमूव करते हैं क्लॉथ से, जबकि अमाइलेज एंजाइम जो है वो डिश वॉशिंग टू रिमूव द रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज। डेयरी इंडस्ट्री में लाइपेज एंजाइम आर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ चीज। एंड स्टार्च इंडस्ट्री में अमाइलेज, अमाइलोग्लूकोसाइडेज एंड ग्लूकोअमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज एंड वेरियस सिरप्स में कन्वर्ट करने के लिए ये यूज होती हैं। द नेक्स्ट इज बायोफ्यूल इंडस्ट्री में सेलुलेज एंजाइम आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन सेलुलोज इनटू शुगर दैट कैन बी फर्मेंटेड। और कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनर्स में प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड टू रिमूव प्रोटीन ऑन कॉन्टैक्ट लेंस टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंड रबर इंडस्ट्री catalase enzymes are used to generate oxygen from peroxide to convert latex into form rubber. And photographic industry में protease enzymes are applied to dissolve gelatin of scrap film, allowing recovery of its silvery content. And the last one is the molecular biology में restriction enzyme, DNA ligase and polymerase enzyme are used to manipulate DNA in genetic engineering. More importantly in pharmacology. Pharmacology एक सब्जेक्ट है जो आप लोग MBBS में जाकर पढ़ेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन फोरेंसिक साइंस, और इसका फोरेंसिक साइंस में क्योंकि DNA के साथ बहुत ज़्यादा स्टडी होती है फोरेंसिक साइंस में, तो फोरेंसिक साइंस में भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ डिस्कस द MCQs. विच एंजाइम इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ करती हैं? तो गेस करें कौन सा एंजाइम हम यूज़ करेंगे। LDH1, थ्रोम्बिन, L एस्पेराजिनेज। तो आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। वाई? देखो ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़, तो हार्ट डिजीज़ LDH1 जो है ये डायग्नोज के लिए तो यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज़ होता। और L एस्पेराजिनेज ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं
ब्लड में ब्लड कैंसर के लिए, चिल्ड्रन में ब्लड कैंसर के लिए एल एस्पराजिनेज ट्रीटमेंट के जरिए यूज़ होता है, जो हमने पीछे इंपॉर्टेंस पे पढ़ा था, एज अ ड्रग, एज अ ट्रीटमेंट, एज अ डायग्नोस के लिए। ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम। प्रोटीन कंपोनेंट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। विच एंजाइम आर यूज फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। तो भी हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था, प्रोटीएज एंजाइम जो है वो यूज़ होती हैं फॉर द रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। नेक्स्ट वन, सम प्लांट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो प्लांट एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 60 डिग्री सी है, जबकि एनिमल के लिए 37 डिग्री सी। एनर्जी इज रिलीज